हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम जो राजस्थान का भूगोल है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या कुछ जो राजस्थान के भूगोल के पाठ देखे थे। आज हम इसके मुख्य पाठ पर आते हैं, यानी राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है, यानी राजस्थान की स्थिति क्या है और ये कौन कौन से जो देशांतर है उनमें फैला हुआ है, कितने अक्षांशों में इसका विस्तृत रूप दिया हुआ है और कितने देशांतरों में यह क्या है फैला हुआ है। ग्लोब पर वही काल्पनिक रेखाएं होती है, अक्ष के साथ और कक्ष के साथ जो रेखाएं बनाई जाती है उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। हमने विश्व का पढ़ा था, तो कंप्लीट किया था। ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी है। इससे क्या है, विषुवत है, तापमान है, कटिबंध है, किस प्रकार उनका निर्धारण किया जाता है और किस प्रकार बताया जाता है, हमने क्या वहां पर विस्तृत चर्चा की थी। तो अब हम जैसे राजस्थान में एंट्री करते हैं तो राजस्थान का भी एक विशेष क्षेत्र होता है कि इसमें कौन कौन सी रेखाएं होती है जिनमें ये कटिबंध होते हैं, जिनमें ये फैला हुआ है। इन कटिबंधों में किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्र विशेष की जो अन्य संलग्न रेखाएं हैं वो इसमें सम्मिलित की गई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम भूगोल का जो मेन पार्ट है उसका मुख्य बिंदु है, यानी राजस्थान की स्थिति और विस्तार है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने जब चर्चा की थी, हमने जब विश्व का भूगोल पढ़ा था तो हमने क्या है, ग्लोब बनाया था। हमने क्या है, ग्लोब बनाया था कि पृथ्वी क्या है, जियोड या ग्लोब के आकार की है। पृथ्वी को हमने इस प्रकार बनाया था, तो ये विस्तृत रूप से क्या है, इस प्रकार फैला हुआ है, ठीक है। ग्लोब है, मार्टिन वैम के द्वारा सर्वप्रथम शत्रुमुख के अंडे पर इसका जो ग्लोब का निर्धारण था वो किया गया था, बताया गया था, और इस पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं बनाई गई थी, काल्पनिक रेखाएं था, जाल और ग्रिड पद्धति बनी थी। वहीं से हम लेकर आगे बढ़ेंगे कि जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार है उसी पर है। तो राजस्थान में क्या होती है, विश्व का जब पढ़ा था तो इसमें हमने कर्क रेखा चर्चा की थी, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखाएं होती है उन्हें कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री की दक्षिण की जो रेखा थी उसको मकर रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री जो रेखा थी उन्हें हम क्या है, भूमध्य रेखा कहते थे, ठीक है, भूमध्य रेखा कहते थे। और ये पूर्व से यहाँ पर बनाई गई जो रेखा थी ग्रीनविच रेखा थी, ठीक है। जीएमटी मेन ग्रीनविच टाइम था, 5.5 घंटे आगे है, वो उनका निर्धारण किया गया था। भारत की ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं 82.5 डिग्री, जो नैनी मिर्जापुर में है, जो इलाहाबाद का क्षेत्र है वहां पर विस्तारित है, तो उससे निकालेंगे। अब उसके कंपैरिजन में हम तुलना करते हैं कि राजस्थान कौन सी स्थिति में, कौन से परिवेश में है, कौन सी स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक तो हम ग्रीनविच रेखा बनाएंगे और एक क्या बनाते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो एक तो हमारी क्या है, ग्रीनविच रेखा है, ये तो हमारी ग्रीनविच है, ये क्या भूमध्य रेखा है। तो इसमें हम राजस्थान की स्थिति को दर्शाएंगे कि राजस्थान कौन से में। प्रथम जब एंट्री करते हैं राजस्थान में तो सर्वप्रथम यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है। राजस्थान है उसकी स्थिति है कौन से गोलार्ध में आता है, ठीक है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो राजस्थान जो है ये हमारा क्या है, ये तो सभी आप रेखाएं जिनको जानते होंगे। ये अपना कौन सा आता है, उत्तर है, ये दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, और ये हमारा कौन सा आता है, पश्चिम है। दिशाएं तो सभी जानते हैं, सभी ने रीजनिंग पढ़ रखा होगा। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है, इनके मध्य की जो बीच की स्थिति होती है उन्हें क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व कहा जाता है। इनकी अगर बात करते हैं तो क्या दक्षिण पूर्व होगा, इनके मध्य की बात करते हैं तो कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिम है, और इनके मध्य की बात करते हैं तो कौन सा आता है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तरी पश्चिम है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान है वो कौन से दिशा में है। राजस्थान क्या उत्तरी गोलार्ध में आता है, या राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में आता है, या राजस्थान पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है, या पश्चिमी गोलार्ध में आता है। तो प्रथम तो यही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में देखने को मिलती है। तो राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो राजस्थान जो है हमारा, ये हमारी क्या ग्रीनविच है, यहां पर कोई कर्क रेखा आती है, ठीक है, ये कर्क रेखा आती है। हमने पढ़ा था मगर झट्टा है, यानी कौन सा था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, राजस्थान, यहाँ से हमने गुजारी थी। जब हमने पढ़ा था भारत का भूगोल पढ़ा था तो हमने यहाँ विस्तृत चर्चा की थी, कर्क रेखा 8 राज्यों से जो होकर गुजरती है उनके बारे में हमने विस्तृत देखा था, उनमें राजस्थान एक आ रहा था। तो वही राजस्थान है, हम उसी राजस्थान की हम चर्चा करते हैं क्योंकि हम इसी राजस्थान में रहते हैं।
तो इसी राजस्थान के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में, भूमध्य रेखा की बात करते हैं उत्तर में स्थित है, ठीक है। पहला तो क्या है, ये क्या है, उत्तरतम दिशा में स्थित है। और ग्रीनविच रेखा के कौन से में आता है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच क्या है, रेखा है। इसकी अगर बात करते हैं तो हमारा जो राजस्थान है ये चतुष्कोणीय इस प्रकार का बनता है, ठीक है। तो हमारा जो राजस्थान है, सर्वप्रथम पहला पॉइंट आ जाता है कि राजस्थान है उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और कौन सा आता है, पश्चिम है। तो ये हमारा स्थिति कौन सी होगी, हमने बताया है कि राजस्थान कौन सा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि राजस्थान न तो पूर्वी उत्तरी दिशा में है, न पूर्णतः दक्षिण में है, न पूर्णतः पूर्व में है, न पूर्णतः क्या है, पश्चिम में है। यह हमारी जो करक यानी भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में स्थित है और जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। इसलिए राजस्थान की स्थिति की अगर बात करता है तो हमारा जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में आता है। तो प्रथम इसमें पॉइंट लिखते हैं, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, प्रथम पॉइंट जो आ जाता है तो हमारा जो राजस्थान है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य के उत्तर में है, ग्रीनविच में क्या है, पूर्व में है। तो दोनों के कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सी में आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब इसकी स्थिति की बात कर लें कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है। दूसरा इसमें पॉइंट लिखते हैं, राजस्थान की स्थिति विषम कोणीय त्रिभुजाकार है। तो राजस्थान की स्थिति की हम बात करते हैं, विषम कोण है, ठीक है, समकोण नहीं बना रहा है। समकोण तो सभी जानते हैं इस प्रकार बनता है, लेकिन ये क्या हमारा इस प्रकार है, ठीक है। तो विषम कोण ये क्या, चतुर्भुज के आकार का तो है, लेकिन किस प्रकार का, विषम कोण है, यानी इसके जो कोण है सारे समकोण के आकार के नहीं है, विषम कोण है। तो हमारा जो राजस्थान है इसकी आकृति की बात करते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं जो आकृति है वो किस प्रकार की है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट आता है, राजस्थान जो हमारा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और दूसरा इसमें पॉइंट लिखते हैं कि राजस्थान जो है इसकी आकृति की हम बात करते हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। या वो ऑप्शन में देता है कि राजस्थान की जो आकृति है किस प्रकार की है, पतंग के आकार की है। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, पतंग के आकार की है। जिस प्रकार पतंग है, जयपुर में है, हम जयपुर में रहते हैं, तो अभी जयपुर में क्या पतंग उड़ाई जाएगी, जो है अभी आने वाला है संक्रांत है, संक्रांत पर पतंग उड़ाई खूब होगी। तो उनकी आकृति की बात करते हैं, जिस प्रकार हमारा राजस्थान है इस प्रकार क्या है उसकी पतंग की आकृति होती है, ठीक है। ये पीछे क्या पूंछ होती है, यहाँ ये डोरे डाले जाते हैं, ये उड़ाई जाती है। तो जिस प्रकार पतंग की आकृति होती है, चतुर्भुजाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, उसी प्रकार हमारा जो राजस्थान है इसकी आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार की है। तीसरा, इसे पतंग की कहा जाता है, इसकी आकृति की बात करता है, पतंग के आकार की कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, पतंग के आकार की आकृति किसी ने तो बताया होगा, कोई तो व्यक्ति होगा जिसने बताया था कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, यानी पतंग के आकार की है। वो व्यक्ति कौन सा, टी.एच. हेंडले है। चौथा पॉइंट लिखते हैं, आकृति के बारे में प्रथम बार टी.एच. हेंडले ने, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, टी.एच. हेंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहा, यानी पतंग के आकार का बताया गया था, ठीक है, पतंग के आकार का बताया गया था। तो प्रथम बार राजस्थान की आकृति के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन सा था, टी.एच. हेंडले था। उधर कौन सा था, मार्टिन बहम था। विश्व पर हमने ग्लोब की बात की थी, ग्लोब पर चर्चा की थी। सर्वप्रथम बार विश्व के मैप के ऊपर बताने वाला, विश्व का जो नक्शा दिया था, सिरमौर का अंडा लिया था उसने,
कंपैरिजन किया था अपने आधार पर अंडे को कहे एक आधारभूत संरचना देकर कहे मार्टिन बहम के द्वारा बताया गया था कि यह संपूर्ण विश्व का क्या है मैप है। उसी प्रकार अगर राजस्थान में आते हैं टी.एच. हैंडले के द्वारा क्या है राजस्थान का प्रथम बार विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति के आधार पर प्रथम बार राजस्थान की आकृति के बारे में बताया गया था। तो राजस्थान पूर्णतः न तो उत्तरी गोलार्ध में है, न हमारा दक्षिणी गोलार्ध में है, न पूर्वोत्तर में है और न कौन सा आता है पश्चिम में। ये हमारा कौन सा आता है उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। कौन सा आता है उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में आता है। अब हम इस राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, यानी राजस्थान में कौन कौन से अक्षांश है और कौन कौन से देशांतर है। अब ये क्या है विश्व से तो ये मार्टिन बहम का द्वारा स्तुर्भुखंड है, ग्लोब बनाया गया, इससे तो हमने राजस्थान को यहां निकाल लिया। अब राजस्थान को पढ़ेंगे, ठीक है। हम राजस्थान में एंट्री कर रहे हैं तो अब इसको राजस्थान को अलग से निकालते हैं। तो राजस्थान है ये आकृति क्या है चतुर्भुज के आकार की है, विषम कोणीय इस प्रकार का है हमारा, इस प्रकार बना लीजिए आप। एक केवल पतंग का ध्यान रखिए, वैसे तो कटा बटा तो क्या है एक्चुअल तो नहीं बनता है ये, लेकिन इस प्रकार अपने कर सकते हैं। तो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा, तो ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का मैप ऐसे ही बनता है, पतंग के आकार का बन गया है, विषम कोणीय चतुर्भुज आकार का है। इसका अब उत्तरतम बिंदु भी होता है, इसका कौन सा होता है दक्षिणतम बिंदु भी है, इसका पूर्वतम भी है और इसका क्या है पश्चिमतम बिंदु है। अब इसका उत्तरतम बिंदु की अगर बात करते हैं, उत्तरतम अक्षांश की अगर बात करते हैं, उत्तर से दक्षिणी अक्षांश की हम पढ़ते हैं रट्टा मारते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट से, ठीक है, कौन सा आता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक रट्टा मारा, खूब रट्टा मारा है, ठीक है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लिखना चाहें तो इसके साथ उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश है, ये अपना कौन सा आता है उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट क्या आता है उत्तरी अक्षांश आता है, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं, ये हमारा उत्तरतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार उत्तर है किस प्रकार के दक्षिणतम है। और इसके बाद देखा जाता है कि पूर्वतम बिंदु है, ठीक है। तो इसका पूर्वतम की अगर बात करते हैं 69.30 से लेकर यानी 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर, ठीक है, कौन सा आता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट है, ठीक है। कौन सा आता है 78 डिग्री 17 मिनट है, ठीक है। कितने से कितने तक पूर्वी जो दिशा उनमें विस्तार किया गया है 69 से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांत से लेकर के है 69 डिग्री 30 मिनट है। मिनट का तो ये होता है, मिनट का सिंबल होता है, तो पूर्वी देशांतर में यानी 69 से लेकर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, ठीक है। पूर्वी देशांतर में फैला हुआ, पूर्वी क्या है देशांतर है, इधर भी अपना कौन सा आता है पूर्वी देशांतर है। तो क्या है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से है, हमने यहाँ मैप बनाया था ग्लोब पर, ये बनाया था, तो यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक है, यानी इस कंपैरिजन में ये फैला हुआ है 23 डिग्री से लेकर 30 मिनट 12 यहाँ तक है। तो ये कौन सा हो गया अपना, हमने क्या पढ़ा था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दिया रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक जाए तो कौन सा दोनों दिशा कौन सी होगी उत्तरी अक्षांश होगी, और यहाँ से क्या पूर्वी है, इधर से इधर जाएंगे तो कौन सा होगा पूर्वी आ गया। तो ये क्या है दोनों पूर्वी में है। तो इसमें क्या आप सोच रहे होंगे पूर्वी पश्चिमी नहीं आया, ठीक है, केवल पूर्वी पूर्वी आ रहा है, केवल क्या है उत्तरी उत्तरी आ रहा है। तो क्यों, क्योंकि गोलार्ध कौन सा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। तो इसमें क्या है ऊपर से नीचे की तरफ तो उत्तरी गोलार्ध आएगा, और दक्षिण से इधर उधर जाएंगे तो कौन सा आता है पूर्वी गोलार्ध आता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसलिए पूर्वी देशांतर केवल इधर भी पूर्वी है इधर भी है, यानी केवल पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, और इधर केवल और केवल के उत्तरी देशांतर में फैला हुआ है। तो अब इसका अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है, ठीक है। अब वो पूछ लेता है कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार
और दूसरा पूछ लेता है देशांतरीय विस्तार। यहां से क्वेश्चन पूछता है देशांतरीय विस्तार कि राजस्थान का, अपना जो राजस्थान है इसका आप अक्षांशीय विस्तार बताइए। अक्षांशीय विस्तार यानी कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, इसे ही क्या कहा जाता है, अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। और कितने देशांतरों में फैला हुआ है उसे क्या कहा जाता है, देशांतरीय विस्तार के नाम से जानते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो हम चर्चा करेंगे। अक्षांश कितने हैं, 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 9, 7.9 है। ठीक है, तो इसका क्या है, 7 डिग्री 9 मिनट में है। ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट इसका क्या अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ ले तो इसका कितना होता है, 7 डिग्री और 9 मिनट है। कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट इसका क्या अक्षांशीय विस्तार है, याद हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार यानी दोनों के मध्य का डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतने गुजार दो में इसके मध्य से कितने हैं, 7 डिग्री और 9 अक्षांश है। 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांश इसके मध्य से क्या गुजरते हैं। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अपना विस्तार है वो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का है। इसी प्रकार वो पूछता है अक्षांशीय विस्तार के पूछता है कि देशांतरीय विस्तार है, इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार कितना है। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है इसमें देखिए 78.17 69.30 7 8 डिग्री 47 मिनट है। ठीक है, 8 डिग्री क्या है, 47 मिनट है राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है। अक्षांशीय तो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट है। और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं 8 डिग्री 47 मिनट जो राजस्थान का क्या देशांतरीय विस्तार है, यानी इतने देशांतरी इसके मध्य से गुजर रहे हैं। ये तो अक्षांश है, यानी इतने देशांतर क्या इसके मध्य से क्या है, गुजर रहे हैं। इसके बीचों बीच में जाएगा और आगे पीछे क्या देशांतर में फैला हुआ है, जैसे जैसलमेर में है, बाड़मेर में, अलग अलग देशांतरों में बसे हुए हैं। पढ़ते हैं जयपुर अलग देशांतर में बसा हुआ है, नागौर की अलग बात करते हैं, तो अलग अलग देशांतरों में क्या है बसे हुए हैं। तो राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो ये कितना है अपना 7 डिग्री 9 मिनट है। देशांतरीय कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट इसका क्या अक्षांश है और क्या है देशांतरीय विस्तार है। तो ये समझ में आएगा कि राजस्थान का क्या है, अगर अक्षांश देशांतरी की बात करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और अगर 78 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री, ठीक है, 69 30 से लेकर के 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। अक्षांश से देशांतर की अगर विस्तार की बात करते हैं, कितने देशांतर इसके मध्य में आते हैं, तो वो अपने क्या 7 डिग्री और 9 मिनट आते हैं। दूसरा देशांतरी की बात करते हैं तो 8 डिग्री और 47 मिनट क्या है इसके मध्य में आते हैं। 8 डिग्री और 47 मिनट जो देशांतर इनके मध्य में फैला हुआ है। अब ये फैला हुआ है तो इसका क्या है, उत्तरतम जो पॉइंट है, यहाँ पर कोई ना कोई तो गांव होगा, कोई ना कोई तो क्षेत्र विशेष या कोई ना कोई तो क्या गांव होगा। तो इसका उत्तरतम जो पॉइंट है उस पर कौन सा गांव है, उत्तरतम वो बिंदु है कहां पर है, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कहां पर टच करता है, यानी उत्तरतम क्षेत्र में कौन सा गांव आता है। ठीक है, उत्तरतम की बात करते हैं तो गंगानगर है। ठीक है, गंगानगर गांव, श्री गंगानगर हमने पढ़ा था, जिला गंगानगर जिले की हमने चर्चा की थी। जहां का अगर बात करते हैं सुमंकर है, वो कौन सा चिंकारा है। और इसका नाम की बात करते हैं रामनगर कहा जाता था पहले, अगर बात करते हैं रामनगर के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, तो ये क्या है, कोणा गांव है, कहां का है, गंगानगर का है, कोणा गांव है। ठीक है, तो इसका उत्तरतम पॉइंट कौन सा कहलाता है, कोणा गांव, कोणा गांव गंगानगर का है, नगर। ठीक है, तो अपना श्री गंगानगर जो है उसका क्या है, कोणा गांव इसका उत्तरतम पॉइंट है। कोणा जो गांव है श्री गंगानगर का है वो हमारे राजस्थान का कौन सा कहलाता है, उत्तरतम पॉइंट है। दक्षिणतम पॉइंट की हम बात करते हैं तो बोरकुंडा गांव है। ठीक है, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा है, कौन सा आता है, ये दिखाई देगा, नहीं देगा, इधर लिखते हैं बोरकुंडा है, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा है। कुशलगढ़ एक तहसील है, वहां का एक क्षेत्र है
तो इसका दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है। हमारे राजस्थान का जो उत्तरतम पॉइंट है वो कोणा गांव श्री गंगानगर का है। दक्षिणतम की बात करते हैं बोरकुंडा गांव है, बांसवाड़ा का है। और इसमें पूछ लिया जाता है तो कुशलगढ़ तहसील का आता है। ये कौन सा आता है? अगर अंदर वो जाएगा कुशलगढ़ तहसील है। अगर गहराई में जाता है कि ये बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में तो है, लेकिन कौन से क्षेत्र का है, क्या इसके तहसील भी है, तो ये हमारा कुशलगढ़ जो तहसील है उसके अधीन में आता है। कौन सा आता है? बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा का है, जो किसके तहसील के अंदर में आता है? कुशलगढ़ तहसील के अंदर आता है। इसी प्रकार कोणा गांव है, श्री गंगानगर का है, गंगानगर तहसील में आता है। श्री कोणा गांव है, श्री गंगानगर का है, और कौन सी में आता है? गंगानगर जो तहसील है वहां पर आता है, ठीक है। अब क्या अपना पूर्वी है, और ये कौन सा है? पश्चिम है। पूर्वी और पश्चिम है। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र में कौन सा गांव आता है, तो इसका कौन सा आता है? कटरा गांव है, जैसलमेर का है, ठीक है। तो इसका अगर बात करते हैं कटरा गांव सम तहसील, कटरा गांव है, सम तहसील है, और कौन सा आता है? जैसलमेर। कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो हमारे राजस्थान का क्या है? पूर्वीतम गांव है। राजस्थान का पूर्वीतम टच बिंदु है वो कौन सा आता है? कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर का आता है, ठीक है। और इसका पश्चिमतम गांव की बात करते हैं तो सभी जानते हैं राजाखेड़ा है। राजाखेड़ा जो आता है सिलाना गांव आता है, ठीक है। राजाखेड़ा कौन सा आता है? सिलोना गांव है, सिलाना गांव है। राजाखेड़ा है धौलपुर का है, ठीक है। तो इसका अगर बात करते हैं पश्चिम सिलोना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर का कौन सा आता है? राजस्थान का जो कौन सा आता है? पश्चिम बात करते हैं हमारा पश्चिम राजस्थान टच कहां से करता है? सिलोना गांव राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर में। राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर है। धौलपुर का हमने चर्चा की थी पचीरा पिचीरा ऐसा किया था, तो कौन सा आता है? वही सुबंग। तो हमारा राजस्थान है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। पूर्वीतम और बात करते हैं 69 30 से लेकर 30 78 17 तक है, पूर्वी में फैला है। उत्तरतम गंगानगर का कोणा गांव श्री गंगानगर का गंगानगर तहसील में आता है। दक्षिणतम पॉइंट की बात करते हैं बोरकुंडा जो कौन सा था? गांव है बांसवाड़ा है, कौन सी में? कुशलगढ़ तहसील का है। इधर हम बात करते हैं तो जैसलमेर का कटरा गांव सम तहसील का आता है। सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र का आता है, ठीक है। धौलपुर क्षेत्र विशेष का जो गांव है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो धौलपुर का एक आता है वो इसके अधीन में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है? राजस्थान है। इसमें सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? सूर्य निकलेगा, सूर्योदय क्या है? होता है, उदय होता है। सबसे पहले जो सूर्योदय है वो कहां पर होता है, ठीक है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और क्या? पश्चिम है। उत्तर दक्षिण पूर्व और क्या? पश्चिम है। सूर्योदय व सूर्यास्त है, इसका जो अक्षांश है देशांतरों पर है उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इनका क्या है ऊपर प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो सबसे पहले और सबसे बाद में सूर्योदय होता है वो यहीं पर चलता है। इससे पहले क्या 1 डिग्री देशांतरीय और विस्तार है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतरीय और विस्तार की बात करते हैं वो देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम सूर्य जब निकलता है तो इन देशांतरों पर चलता है। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम क्या है? सूर्य की किरणें गंगानगर पर तिरछी पड़ती है, डूंगरपुर पर सीधी, बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है। सर्वाधिक तिरछापन यहाँ पर होता है, जो किस आधार पर होता है? तो जब सूर्य है ये सूर्य क्या गति करता है, पहले तो करक पर होगा फिर ऊपर जाएगा, पहले तो क्या भूमध्य पर होगा फिर करक पर जाएगा। ऐसे जब सूर्य क्या है ऐसे परिभ्रमण करता है यानी रोटेशन करता है, तब जो क्या सूर्य का प्रकाश है इन रेखाओं पर पड़ता है। तिरछा और क्या सीधा है वो पड़ता है। इस सीधा और तिरछा पड़ने का कारण क्या है? जब सूर्य, हमने पहले क्या विश्व का पढ़ा था तो चर्चा की थी कि जब सूर्य है, जब सूर्य कितना है, कितना देशांतर घूमता है, 1 डिग्री देशांतर घूमता है तो कितने? लगभग 4 मिनट का समय लगता है। हमने निकाला था 60 का 15 से भाग दिया था, 15 चौका 60 है, यानी 1 डिग्री देशांतर जब सूर्य घूमता है तो लगभग कितने का? 4 मिनट का फर्क पड़ता है। यानी आज हम क्या है, जैसे हम देखते हैं कि गंगानगर कितना है? 45 डिग्री पर है, ठीक है। तो हम 46 डिग्री पर जाएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? गंगानगर से जैसे ही गंगानगर से जैसे हम कहा जाते हैं बीकानेर, मान लेते हैं अपने तरीके से गंगानगर से बीकानेर तक जाते हैं तो 45 से 46 डिग्री यानी 1 देशांतर गए हम आगे,
कंपैरिजन कितना किया, एक देशांतर हमने परिभ्रमण किया, तो एक देशांतर पर कितना, यहाँ पर 12 बज रहे थे, जब क्या है हम बीकानेर पहुंचते हैं 40 डिग्री पर, वहां पर क्या टाइम होगा, तो वहां पर क्या 1 मिनट का डिफरेंस होगा। जैसे हम 12 बजे चले तो 12:01 पर क्या बीकानेर पर पहुंच जाएंगे। तो समझिएगा प्रति देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट है। जब एक देशांतर हम चलेंगे किसी भी चीज को लेकर, तो हम क्या जैसे एक देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट का क्या डिफरेंस है वो देखा जाता है। तो 1 डिग्री चलने पर कितना है, 1 डिग्री 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। तो इसी 8 डिग्री 47 मिनट पर क्या है, 4 का जो मल्टीप्लाई है वो करवाएंगे, और अक्षांश की हम बात करते हैं उस पर करवाएंगे। तो राजस्थान का अगर देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। तो प्रत्येक पर कितना है, 4 है, प्रत्येक पर कितना है, 4 मिनट का आ रहा है, अंतर आ रहा है प्रत्येक अक्षांश पर। तो 8 डिग्री 47 मिनट पर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, लगभग 36 मिनट है, लगभग 36 मिनट का समय लगता है। ठीक है, लगभग क्या है, राजस्थान को पूरा घूमने में, यानी यहां से यहां तक जब आएंगे लगभग कितना है, 36 मिनट का डिफरेंस ले जाएगा। ठीक है, तो सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, उन दोनों में कंपैरिजन कितना रहता है, 36 मिनट का रहता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक अक्षांश या देशांतर पर चलते हैं, देशांतरीय एक देशांतर पर कितना 4 मिनट का समय लगता है, कुल देशांतरीय कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट है। तो 8 डिग्री 47 मिनट को हम जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लगभग 36 मिनट का डिफरेंस देखना मिलता है। धौलपुर से लेकर जैसलमेर के सूर्योदय में के इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे के देशांतरीय रीजन है। देशांतर के आधार पर सूर्योदय कहीं पर जल्दी होता है, कहीं पर क्या है, लेट होता है। इसी प्रकार सूर्यास्त जल्दी होता है, सूर्यास्त कभी कभी लेट होता है। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्वी और जो पश्चिम बिंदु है उनके मध्य कितना 36 मिनट का क्या है, डिफरेंस है वो पाया जाता है। इसके पीछे रीजन मुख्यतः यही है, क्योंकि सूर्योदय क्या है वहां पर जल्दी निकलता है और यहाँ पर क्या अपना लेट निकलता है। ठीक है, तो सूर्य क्या पूर्व से पश्चिम में छिपता है और पूर्व में निकलता है, तो यहाँ पर जल्दी निकलेगा, यहाँ पर क्या लेट निकलता है। यहाँ पर जल्दी अस्त होता है, यहाँ पर जल्दी जहां पर लेट अस्त होगा। ठीक है, यहाँ जल्दी होगा, क्यों जल्दी निकलेगा जल्दी अस्त होगा। तो 36 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि पूर्वी से पश्चिम देशांतरों के मध्य 36 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान में चलते हैं तो पूर्व से पश्चिम को जैसे ही हम जाते हैं तो लगभग 36 मिनट का अंतर क्या है, देखने को मिलता है। 36 मिनट का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब राजस्थान में कर्क रेखा हमने गुजारी थी। राजस्थान में क्या गुजारी थी, एक रेखा थी जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा है। मगर झपटा करके ये हमने क्या है चर्चा की थी। तो ये जो कर्क रेखा है ये कहां से गुजरती है, राजस्थान में ये कर्क रेखा जो गुजरती है ये कहां से गुजरती है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर ये हमारा अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि जो कर्क रेखाएं हैं 23.5 डिग्री जो है उत्तरी दिशा की, क्योंकि राजस्थान कौन से उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए राजस्थान से केवल और केवल क्या है कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा छोटा सा बना लेते हैं पतंगाकार, पतंग बनाइए आप। ये हमारा कौन सा है, इसमें राजस्थान बना लिया। ये अपनी कौन सी आती है, इतना सा बनाएंगे इसको। ठीक है, ये मिटा सकते हैं आप। ये हमारी क्या कर्क रेखा है, ये हमारी कौन सी आती है, कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में मेनली जो कर्क रेखा है वो हमारा कौन सा है, छोटा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको क्या बड़ा करते हैं। तो ये हमारी कौन सी आती है, कर्क जो रेखा है ये पता है हमारे राजस्थान में केवल और केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरी जाती है। डूंगरपुर और केवल बांसवाड़ा से गुजर रही है। कर्क रेखा कहां से है,
डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा है डूंगरपुर की सीमा को कैसे स्पर्श करती है, ठीक है। तो यह केवल और केवल गुजरती तो है, लेकिन यह कहां पर है, पहला पॉइंट लिख देंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा सिंखली गांव, सिंखली गांव डूंगरपुर में स्पर्श करती है। तो हमारी जो यह कर्क रेखा है ये सीखली गांव आता है, कहां का है, डूंगरपुर का है। डूंगरपुर का एक गांव है जिसका नाम क्या है, सीखली गांव है, उस पर यह स्पर्श करती है, ठीक है। और बांसवाड़ा का है, ठीक है। तो दूसरा इसमें लिख देंगे कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा को, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। हमारी जो ये कर्क रेखा है ये डूंगरपुर के सीखली गांव तो केवल स्पर्श करती है, सीखली गांव तो क्या करती है, केवल और केवल क्या स्पर्श करती है। और हम बात करते हैं कि जो कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा की, उसके प्रॉपर मध्य से गुजरती है। प्रॉपर मध्य से कौन सी आती है, गुजरती तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा दोनों से होकर टच करते हैं, लेकिन मध्य से किसकी गुजरती है, हमारी जो मध्य रेखा की बात करते हैं तो यह हमारी कौन सी आती है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के मध्य से गुजरेगी। और जो कौन सा आता है, ये अपना जो आता है डूंगरपुर है, इसके सीखली गांव से टच करती है, थोड़ा सा है, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर आती है, अपनी बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा जो क्षेत्र विशेष है वहां पर अपनी जो कर्क रेखा है उसकी सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान की अगर बात करते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों से गुजरती है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां है, बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहां पे है, तो बांसवाड़ा में है। ये देखेंगे तो बांसवाड़ा क्षेत्र से क्या ज्यादा मध्य से गुजरी है, तो बांसवाड़ा में। और कम लंबाई कितनी है, अगर हम बात करते हैं, चौथा है कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई है, कहां से है, डूंगरपुर है, केवल डूंगरपुर के सिंखली गांव को स्पर्श करती है, केवल और केवल क्या है, सिंखली गांव आता है डूंगरपुर का, उसको थोड़ा सा टच करके निकल जाती है। तो न्यूनतम लंबाई किसके आगे, डूंगरपुर की, सर्वाधिक कौन सा आता है, बांसवाड़ा की आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो कर्क रेखा के नजदीकतम, कर्क रेखा के सबसे नजदीकतम जो जिला मुख्यालय है, ठीक है, कौन सा आता है, जिला मुख्यालय कौन सा आता है, बांसवाड़ा है, ठीक है। तो क्या है, 5वां इसमें लिखते हैं कर्क रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय। तो जो कर्क रेखा गुजरती है उसके आसपास कोई मुख्यालय होगा, जिला होगा, उस जिले का कोई मुख्यालय होगा। पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा का न्यूनतम जिला मुख्यालय कौन सा आता है, तो वो कौन सा आता है, मतलब बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा में प्रॉपर गुजरी है तो बांसवाड़ा ही होगा। कर्क रेखा के निम्नतम जिला मुख्यालय कौन सा आता है, बांसवाड़ा है। छठा, कर्क रेखा के दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा आता है, अपना श्री गंगानगर, क्योंकि ये तो यहां गुजरी है, गंगानगर कहां पर, यहां पर है। तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की हम बात करते हैं, श्री गंगानगर है, वो हमारी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर क्या है, जिला मुख्यालय है, ठीक है। तो सर्वाधिक दूरी पर कौन सा आता है, ये गंगानगर आ जाता है, ठीक है। तो अगर वैसे इसमें क्या है, दो बातें दी जाती है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज अपने को देखना होगा, ठीक है। वैसे तो दूर पर ये है, लेकिन पूछ लिया जाता है स्थिति में दूर जिला मुख्यालय कौन सा आता है, कि स्थिति के हिसाब से दूर जिला मुख्यालय कौन है। अगर डूंगरपुर दिया हो और गंगानगर ऑप्शन में न हो तो इस स्थिति में हमें कौन सा करना है, हमें उस स्थिति में कौन सा, डूंगरपुर करके आना है, ठीक है। तो अब आता है कि जब सूर्य है, चमकता है, चमकेगा, कर्क रेखा पर है, तो ये हमारा क्या कर्क है, भूमध्य है। तो इसमें एक पोर्शन और पूछा जाता है कि जब सूर्य क्या है, बांसवाड़ा व गंगानगर पर तिरछा चमकता है तो सूर्य कहां पर होता है, ठीक है। जब सूर्य है, ये हमारा एक बार बनाए, राजस्थान का मैप है, 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है।
तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जब सूर्य कहां पर है, सीधा चमकता है, बांसवाड़ा व गंगानगर पर तिरछा चमकता है। जब सूर्य के बांसवाड़ा व गंगानगर पर क्या है, तिरछा चमकता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा और कौन सा आता है, गंगानगर, दोनों को ले लिया इसने इस प्रकार। ये हमारा कौन सा आता है, ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारा गंगानगर है और ये हमारा कौन सा बांसवाड़ा है। पूछ लिया जाता है कि जब सूर्य यहां पर चमक रहा है, जब सूर्य क्या है गंगानगर व बांसवाड़ा पर तिरछा चमक रहा है, यानी तिरछा यहां पर प्रकाश तिरछा पड़ रहा है, यहां पर तिरछा पड़ रहा है। जब सूर्य गंगानगर व बांसवाड़ा पर तिरछा चमकता है तो सूर्य की उसमें स्थिति क्या होगी, यानी सूर्य उसमें कहां पर होगा, कर्क रेखा पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, या गंगानगर के ऊपर पड़ जाएगा। तो जब सूर्य गंगानगर और बांसवाड़ा पर तिरछा चमकता है तो उस समय सूर्य की जो स्थिति होती है भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर होगा तो क्या दोनों तरफ प्रकाश का तिरछा डालेगा, ये तिरछा डाल रहा है। तो जब सूर्य की स्थिति कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, तो यह प्रकाश कौन सा तिरछा डालता है। ठीक है, तो और दूसरा पूछ लिया जाता है कि जब सूर्य बांसवाड़ा पर सीधा चमकता है और दूसरा क्या गंगानगर पर सीधा चमकता है, तो उस समय सूर्य की स्थिति है वो क्या होती है, सूर्य कहां पर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि या तो क्या सूर्य यहां पर चमकेगा बिल्कुल ऐसे प्रॉपर, या यहां चमकता है इससे। तो जब सूर्य गंगानगर और बांसवाड़ा पर बिल्कुल सीधा चमकता है तो उसमें क्या सूर्य क्या है, अपना राजस्थान की कौन सी, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। तो जब कर्क रेखा है गुजरेगी तो राजस्थान कर्क रेखा पर आता है, इसी कर्क रेखा पर गंगानगर आएगा, इसी पर कौन सा बांसवाड़ा आएगा। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो बांसवाड़ा और अपना गंगानगर है, यहां पर जो है, यहां पर जो क्या प्रकाश सीधा पड़ता है। लेकिन जब तिरछा पड़ता है तो उस समय सूर्य कहां पर होता है, अपना भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, कहां पर होता है, अपना भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, हमने जब भारत का पढ़ा था तो 21 जून 23 सितंबर ये चर्चा करके आए, 22 दिसंबर है सूर्य जो दक्षिणायन होता है। ठीक है, ये चर्चा की थी। 21 जून को सीधा चमकता है सूर्य, क्या है 21 जून होता है उसमें क्या सीधा अपने 21 जून का दिन होता है सबसे खतरनाक बड़ा दिन होता है, तो गर्मी ज्यादा होती है। तो 21 दिन को सूर्य क्या सीधा चमकता है। ठीक है, तो 21 दिन को जब सूर्य सीधा चमकता है तो कहां पर होता है, अपना कर्क रेखा। उस दिन क्या होता है, बांसवाड़ा पर भी प्रकाश ज्यादा पड़ता है, बांसवाड़ा पर गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हमारी क्या थी, राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में चर्चा थी। यानी हम कौन से अक्षांशों में घिरे हुए हैं और कौन कौन से जो देशांतर हमारे देश में आते हैं। ठीक है, एक इसमें और पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम है, इनके मध्य की दूरी है वो कितनी है। ठीक है, कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण है और पूर्व से पश्चिम में दूरी कितनी है। तो ये थोड़ा सा रह गया तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जो नवीनतम है उसमें इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। राजस्थान की जो नवीनतम डाटा आए हैं उसके ऊपर कोई जो ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं है, ये वही है डाटा है, ऐसे ही रहेंगे। तो एक इसमें पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें दे गया है, ये देख लेते हैं। ये डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार। ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व है, वही गंगानगर का कोड़ा गांव है, गोरकुंडा बांसवाड़ा है, कटरा है, और इधर चलेंगे तो कौन सा जैसलमेर का है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी है, तो इसमें कितनी थी, जो पूर्व है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, जो कितने हैं 869 है, 86 के है 9 इसकी दूरी है। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो ये कितनी आती है अपनी 826 है, 826 है ये अपनी। इनका क्या है डिफरेंस पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय है उनकी लंबाई का डिफरेंस बताइए, दोनों के मध्य क्या कितना जो डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करते हैं 869 और 826 है 43 किलोमीटर है। तो इसकी क्या है दोनों के बीच की अगर दूरी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है 43 मीटर है। कौन से 43 किलोमीटर है, यानी पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है ज्यादा है, कितना है 43 किलोमीटर है। ठीक है, 43 किलोमीटर है। ये पृथ्वी का वही है
जो पृथ्वी है जिस प्रकार ग्लोब पर रखे थोड़ा सा दबाव बनाए हुए हैं उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार भारत के जो अक्षांश और देशांतरों में प्रभाव पड़ता है उसी कारण के राजस्थान में भी इसका देखने को मिलता है, क्योंकि वही चपटी है, उसी प्रकार का जियोड़ गुलाब है वो देखने को मिलता है। तो ये हमारी राजस्थान की स्थिति और उसका क्या विस्तार था। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आराम से देखिए, अच्छे से देखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। एग्जाम के दिनों दिन बहुत नज़दीक आ रही है, तो 15 दिन बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो अपने एग्जाम की तैयारी रखें, हंसी खुशी के साथ के आगे बढ़े। ओके दोस्तों, थैंक यू।